अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट ने आज नैब तरमीम केस की समाअत बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आज चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस के हवाले से जो अपीलें थी उन पर समाअत की। बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने समाअत लाइव नशर करने की हिमायत करते हुए रिमार्क्स किए कि केस पहले लाइव चलता था तो अब भी लाइव चलना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि यह केस टेक्निकल है, इसमें अवामी मुफाद का मामला नहीं। लार्जर बेंच में शामिल जजेस ने फिर आपस में मुशावरत करके एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की लाइव स्ट्रीमिंग की दरखास्त 4-1 से मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बताया कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने फैसले से इख्तलाफ किया है। इस केस की समाअत के दौरान आज चीफ जस्टिस और बानी पीटीआई के दरमियान मुकालमा भी हुआ। चीफ जस्टिस ने बानी पीटीआई से पूछा कि यह एक तकनीकी मामला है, आप अपने दलाइल मुकम्मल करने में कितना वक्त लेंगे। बानी पीटीआई ने कहा, सर मैं आधा घंटा दलाइल देना चाहता हूं, मुझे तैयारी के लिए मवाद मिलता है, ना ही वकला से मुलाकात करने की इजाजत दी जाती है। उन्होंने यह भी दरख्वास्त की कि उनकी कानूनी टीम से उनकी मुलाकात करवाई जाए। उनका यह कहना था कि पता नहीं फिर मुझे आपसे बात करने का मौका मिले या ना मिले। 8 फरवरी को मुल्क में बहुत बड़ा डाका मारा गया है। समाअत के दौरान बानी पीटीआई ने यह भी कहा कि हमारी 2 दरख्वास्तें जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी से मुतालिक हैं वो आपके पास मौजूद हैं, वो सुन लें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम आपके केस से मुतल्लिका तमाम मवाद जो है वो उसको आपको फराहम करेंगे और अगर आपको लीगल टीम से मुतालिक रहनुमाई दरकार हो तो उसका भी बंदोबस्त किया जाएगा। जिस पर बानी पीटीआई ने कहा कि मेरे लिए केस सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट का केस है। अदालत ने बानी पीटीआई को केस का मुकम्मल रिकॉर्ड आज ही फराहम करने की हिदायत कर दी है और हुक्म दिया है कि वकला की उनसे मुलाकात भी करवाई जाए। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए एडवोकेट ख्वाजा हारिस के साथ 2 वकला जाएंगे। आज समाअत के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ के जजेस से मुतालिक बयान का भी जिक्र हुआ। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा कि वजीर आजम ने हमें काली भेड़ें कहा था। अटॉर्नी जनरल ने वजाहत की कि ये अल्फाज मौजूदा जजेस के लिए इस्तेमाल नहीं किए गए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब वजीर आजम को बता दें कि अदलिया में कोई काली भेड़ें नहीं हैं। अगर वजीर आजम साहब ये समझते हैं कि अदलिया में काली भेड़ें हैं तो उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल करें। अटॉर्नी जनरल साहब वजीर आजम साहब को बताएं कि हम काली भेड़ें नहीं बल्कि काले भून हैं। इससे पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 29 मई को अपने एक बयान में कहा था कि अदलिया में कुछ काली भेड़ें मौजूद हैं। बानी पीटीआई के केस खत्म करने के लिए मशवरे हो रहे हैं। फिर अदालत ने केस की समाअत जून तक मुलतवी कर दी है। ये जो आज समाअत हुई खासतौर पर वजीर आजम के हवाले जो वजीर आजम के रिमार्क्स के हवाले से जजेस का एक रिस्पॉन्स भी हमने देखा और मुस्लिम लीग नून और अदलिया के दरमियान जो मामला है इस पर बात करने के लिए खुर्रम दस्तगीर साहब सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खुर्रम साहब, क्यों मुस्लिम लीग नून के जो गिले शिकवे हैं वो अदालतों के हवाले से, उनके फैसलों के हवाले से खत्म नहीं हो रहे? पहले तो गिला था कि आला अदलिया में जो चीफ जस्टिस हैं उनके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन अब तो जस्टिस काजी फाइज ईसा अदलिया के सरबराह हैं और इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून क्यों गिले कर रही है अदालतों से? जी, सबसे पहले तो मेरी सदा है अदलिया के फाजिल जजों से बड़े अदब से कहूँगा कि उनका ये काम नहीं है कि वो सियासी बयानात और ख़ासतौर पे वज़ीर आज़म अपनी सियासी जमात की जनरल काउंसिल से खिताब कर रहे थे कि वो उस पर रिएक्ट करें। जो बात उनके सामने अदालत में की जाए उस पर जरूर उनकी राय और उनका पूछना और उनका इस्तफसार बनता है। लेकिन ये तो अगर हम सिर्फ खबरों पर तबसरा करना जो है वो अदालत का काम नहीं है और अदालत का वक्त इससे ज़ाया होता है और उस पर फोकस किया जाए कि उनके सामने जो मामला है उसके बारे में कानून क्या कहता है और वो क्या इश्यूज हैं और उसके बिना पर वो फैसला करें। लेकिन अब यहाँ ये हो गया है कि उसमें गालिबन मैं भी उसमें उससे मुस्तस्ना नहीं हूँ कि हम अदलिया के बारे में राय देते हैं, उसके जवाब में बेंच से रिमार्क आते हैं। ये जो रिमार्क्स हैं इनकी भी पूरी दुनिया में कहीं किसी जूरिस्प्रूडेंस में हमें मिसाल नहीं मिलती। अदालतें तो बहुत ही संजीदा तरीके से कानून के मुताबिक अपने आप को कंडक्ट करती हैं और इसीलिए हमारी अभी भी ये तवक्को है कि ये कोई कॉन्टेस्ट नहीं है कि वज़ीर आज़म ने कोई बात की है
और उसका ठीक है। जवाब जो है वो फाजिल जजों ने देना है। कानून उनके सामने है, हुकूमत के वकला उनके सामने पेश हो रहे हैं। और ये याद रखें कि उनकी जो केस था कि पार्लियामान के 2 ऐवानों ने जी। एक कानून को पास किया जिसको सिर्फ बानी पीटीआई ने चैलेंज किया हुआ है, उसको एक दफा रिजेक्ट हो चुका है, अब दोबारा उनकी अपील उसके ऊपर जारी है। तो लिहाजा ये सारे इश्यूज जो हैं ये कानूनी और आईनी है। इसमें अगर सियासी बयानात का अच्छा, तड़का लगेगा तो हम सब हट जाएंगे कानून से। ठीक है। लेकिन अब ये तो चले आपका उनके रद्द-ए-अमल के हवाले से मौक़िफ़ है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ये जो समझती है कि अभी भी ज्यादती हो रही है, अभी भी अदलिया में लोग मौजूद हैं जो इमरान खान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये गिला क्यों है मुस्लिम लीग नून का? देखिए, ये गिला आज का नहीं है। ये गिला जब हम हुकूमत में नहीं थे तब भी था, पिछली हुकूमत में थे तब भी था। गिला तो आपके सामने पैदा होगा जब एक अदालत जो है लाहौर हाई कोर्ट ने एक गालिबन 1.25 साल पहले एक दिन में बानी को 12 जमानतें दी थी, और एक वक्त ऐसा था कि वो 17 जमानतों पर बैक वक्त थे। ये अभी जो है एक अदालत ने जी। पेशावर में एक लीडर को 51 सेकंड में 51 जमानतें दी हैं। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में अपना फैसला उल्टाया 63A की इंटरप्रिटेशन के हवाले से, उसके नतीजे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पंजाब में अपनी हुकूमत से हाथ धोने पड़े सिर्फ अदालत के एक फैसले की वजह से। तो हम तो बड़े जख्म खूर्दा है कि हमारे लोगों पर तो तौहीन अदालत का इतलाक करके उनके सियासी करियर खत्म कर दिए गए, लेकिन उससे ज्यादा कहीं ज्यादा कभी जबान इस्तेमाल की गई। अभी चंद दिन पहले बानी की जमात के एक लीडर ने कहा कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो सबसे बड़े टाउट है, और पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं वो इंसाफ के तोड़ने में पूरी तरह शामिल है, मुलव्वस है, बल्कि कंप्लिसिट का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो वहां से तो जब अदालत के ऊपर तनकीद अपनी जगह पर है, लेकिन जब जाती हमले होंगे और उनके ऊपर किसी भी तौहीनी अदालत का इतलाक नहीं होगा तो फिर हमें सवालात खड़े होंगे। हमारा मुतालबा सिर्फ एक ही है फाजिल जजों से और अदालतों से कि कानून का बराबर इतलाक किया जाए। अगर कानून नरम है तो नरमी सबके लिए, अगर सख्त है तो सख्ती सबके लिए। ठीक है, लेकिन इसमें वो तो ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन तनकीद भी करती है। आप भी जब ऑपोजिशन में थे तो तकारीर होती थी, लेकिन हुकूमत का करना गैर मामूली समझा जाता है क्योंकि हुकूमत पिलर ऑफ स्टेट है, अदलिया के साथ मिलकर चलना होता है। तो ये फैक्टर आप इसको नहीं देखते कि हुकूमत और वजीर आजम की तरफ से अगर ये कहा जाता है तो देन इट बिकम्स प्रॉब्लमैटिक? आज अटॉर्नी जनरल ने वाजे किया कि ये मौजूदा जजेस के बारे में रिमार्क्स नहीं दिए गए। एक खास दिन था जिसमें हमने मोहम्मद नवाज शरीफ, जिनको अदलिया के एक फैसले की वजह से मुस्लिम लीग नून की सदारत से हटा दिया गया था, ये मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का फैसला नहीं था, 2017 की बात कर रहा हूँ। तो लिहाजा अब जबकि उस दिन वो दोबारा सदर बने नवाज शरीफ, तो जज्बात भी सबके जो हैं वो अंगेज थे। हर शख्स जो है उसको एक तारीखी नाइंसाफी के अजाले के दिन के तौर पर देख रहा था। इसी पैराए में वजीर आजम ने ये बात की है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि अदलिया के जजेस पर और एक मुश्किल काम है, लेकिन यही उनके मनसब का तकाजा है कि वो बगैर गुस्से में आए, बगैर जज्बाती हुए, और ना ही जो सियासी हवाएं चल रही हैं उनसे मुतासिर हुए बगैर कानून के मुताबिक फैसला दें। मुझे खुद जाती तौर पे एक दुख हुआ है कि अवाम के जो 70 अरब रुपए रिकवर होने थे, बजाय ये कि उसको रिकवर करने में अदालत हुकूमत की मुआवनत करती, उस पर जो जिस शख्स पे मेन उसका इल्जाम था, जो वजीर आजम था, जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, उसको जमानत दे दी गई। तो ज्यादा ऐसे इश्यूज खड़े होंगे। अभी भी हम ये चाहेंगे अदलिया जो है बजाय ये कि सियासी बयानात दे, उस 70 अरब रुपए जो 190 मिलियन पाउंड है उसकी रिकवरी में हमारी मदद करे। लेकिन खुर्रम साहब देखिए, जब पॉलिटिकल मैटर्स अदालतों के सामने जाएंगे और सियासी जमातें ही लेकर जाएंगी तो अदालत कोई ना कोई तो फैसला देगी, और अदालत फैसला भी देगी, रिमार्क्स भी देगी, तो इट कट्स बोथ वेज। तो आपको नहीं लगता कि फिर ये सियासी मामलात जो हैं वो जब अदालतों के सामने जाने हैं तो फिर तो बातें भी होनी है और फिर अदालत के अंदर सियासी इश्यूज डिस्कस भी होंगे और फिर अदालतों से सियासी फैसले भी आएंगे? जी आएंगे, और इसमें सियासी जमातों की भी कोताही है कि वो बजाय कि
पार्लियामान में मिलकर अपने मामलात को हल करें। लेकिन रहमान साहब 2011 से हम देख रहे हैं कैसी जमात पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर आई है, जो एक घोड़े पर सवार है जिस पे बैठ के वो कहते हैं कि जनाब हमारे अलावा सब लोग जानवर हैं, काफिर हैं, गद्दार हैं और डाकू हैं, और हम तो इनसे बात नहीं करेंगे, हम तो इनसे हाथ भी नहीं मिलाएंगे। ठीक है, उनको 8 फरवरी को 31% वोट पड़े हैं, लेकिन 69% उनके खिलाफ भी पड़े हैं। तो अगर तो वो चाहते हैं कि मामलात को अदालतों में ना जाया जाए, इसको हम खुद मिलकर हल करें, तो फिर 31% वालों को 69% वालों का एहतराम करना पड़ेगा और 9 मई वालों को 28 मई वालों का एहतराम करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये था कि ये जब इसका वे आउट क्या है, क्योंकि अदालतों ने कोई ना कोई तो फिर फैसला देना है। कुछ फैसले आपके हक में आएंगे, कुछ आपके मुखालिफ आपके खिलाफ आएंगे फैसले। जी, ये तो हिस्सा है ना जी। देखिए ना, पेशावर हाई कोर्ट जिससे हमें बहुत तहफुजात हैं, उसके एक 5 रुकनी बेंच ने जब ये स्पेशल सीट वाला मामला हुआ तो उन्होंने तमाम कानून को पढ़कर एक फैसला दिया, जिसमें उन्होंने जो है वो उस 31% वाली जमात को फेवर नहीं किया और उन्होंने दुरुस्त कानून और आइन के मुताबिक फैसला किया। अदालती फैसलों के मुताबिक तो हम चलते रहेंगे। ज्यादा जो टेंशन क्रिएट होती है जब इस तरह के रिमार्क्स आते हैं अदालत की तरफ से कि जी हम वजीर आजम और काबीना को यहाँ बिठा देंगे लाकर, हम उनसे फैसले लेंगे, तो ये अदालतों का काम नहीं है। तो अगर सिर्फ मेरी इस्तदा है, सियासतदानों को तो चुप कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन जो मनसबे इंसाफ पर कायम है वो अगर सिर्फ अपने रिमार्क्स को ही कुछ उस पर कंट्रोल कर लें और उसमें कुछ तवाज़न ले आए तो आधी टेंशन तो उसी से दूर हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खुर्रम दस्तगीर हमारे साथ थे, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा बात कर रहे थे। एक ब्रेक का वक्त हुआ प्रोग्राम में, वापस आते हैं तो कुछ और खबरों पर बात होगी। वेलकम बैक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत आज 83वें फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके शुरका का कहना था कि मुल्क के वसी तर मफाद में लाजिम है कि 9 मई के मनसूबा साजों, मुजरों, उसकी हौसला अफजाई करने वालों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। फोरम का यह कहना था कि कानून की अमलदारी को कायम करने और 9 मई के मुजरमान के खिलाफ फौरी और शफाफ अदालती और कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क ऐसे साजिशी अनासर के हाथों हमेशा जहरगमाल रहेगा। शुरका का यह भी कहना था कि रियासती इदारों बिलखसूस अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जारी डिजिटल दहशत गर्दी मजमून सियासी मकासद के हसूल के लिए बैरूनी सहूलतकारों की मदद के साथ की जा रही है। अब दूसरी तरफ कुछ इंतखाबी मामलात भी हैं जिनको अदालतें देख रही हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने आजम सवाती की जानिब से दायर दरखास्त पर समाअत करते हुए खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन से वाज़ेह जवाब मांग दिया है और अगली समाअत पर इलेक्शन की तारीख का हुक्म देने का कहा है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि आइंदा समाअत पर क्लियर रिपोर्ट जमा कराएं कि इलेक्शन कब होंगे। बाद में अदालत ने समाअत 6 जून तक मुलतवी कर दी। अब इसके अलावा इंतखाबी हलकों में धांधली पर जो अपीलें हैं उनकी समाअत भी हो रही है और नई पेशरफ्त हुई इस्लामाबाद में, जहां PTI के मोहम्मद अली बुखारी और मुस्तफा नवाज खोखर के फॉर्म 45 मैच कर गए, जबकि आरोज की अदम मौजूदगी में अदालत ने उन पर जुर्माना आयद करते हुए उन्हें जेल भेजने का भी इशारा दिया है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद ने कौमी असम्बली के हल्का NA 48 से जीतने वाले मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज और रिटर्निंग अफसर पर 15-15 हज़ार रुपए जुर्माना भी आयद किया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का कहना था कि आखिरी मौका देते हैं, कोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद ना हुआ तो जीतने वाले उम्मीदवार की रुकनीत मुअत्तल होगी। अब ये जो मामलात हैं और खासतौर पर जो आज समाअत भी हुई तरमीम केस की, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से देखती है। अली मोहम्मद खान साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली मोहम्मद खान साहब, सबसे पहले तो ये जो आज समाअत हुई, PTI को फिर उम्मीद थी, तवक्को थी कि शायद लाइव स्ट्रीमिंग हो और जो है वो अदालत इसकी इजाजत भी दे दे, लेकिन ऐसा ना हुआ। इस पर आपकी क्या राय है, इसको किस तरह से देखते हैं? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। रहमान साहब, लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए थी आज, और अदालत के अंदर हमारे एडवोकेट जनरल आज उठे और उन्होंने जब ये नुक्ता रेस किया
तो चीफ जस्टिस साहब ने तो उनकी बात से एग्री ना किया, लेकिन वहीं अतहर मिनल्ला साहब ने कहा कि नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद फिर कोर्ट उठी और कोई 15-20 मिनट या पौने आधा घंटा जो है वो बैठे रहे। उसके बाद वो वापस आए, फिर डिसीजन लिया कि नहीं लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी। कोई वजह उन्होंने नहीं बताई कि क्यों नहीं होगी। एक बात तो उन्होंने अलबत्ता मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने की कि चूंकि वो समझते हैं कि ये पब्लिक इंटरेस्ट का केस नहीं है, तो इस वजह से लाइव स्ट्रीमिंग ना हो। जिस पे हमारे एडवोकेट जनरल ने ये बात कहने की कोशिश की, जिसका उन्हें मौका पूरा नहीं दिया गया, कि ये तो अरबों रुपए की बात है, करप्शन के केसेस नैब देखती है। तो अगर ये अरबों रुपए अवाम के हैं, नेशनल एक्सचेकर से चुराए गए हैं, तो वो तो डायरेक्टली पब्लिक इंटरेस्ट का केस है। ये कैसे हो सकता है कि नैब लॉ में अमेंडमेंट्स हो और पब्लिक इंटरेस्ट का केस ना हो। बहरहाल हमारी जमात का इस पे कंसिडर्ड ओपिनियन है कि ये लाइव स्ट्रीमिंग आज होनी चाहिए थी, जिस तरह माजी के केसेस में हुए हैं। तो ये भी हाई प्रोफाइल केस है, पब्लिक इंटरेस्ट का केस है, नैब अमेंडमेंट का केस है, तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। लेकिन एक तासुर ये है अली मोहम्मद खान साहब कि इस लाइव स्ट्रीमिंग को जो इमरान खान है वो चाहते हैं कि वो एड्रेस करने के लिए इस्तेमाल करें, और वो शायद अदालत की बजाय लोगों को एड्रेस करना चाहते हैं। देखिए वो तो जब होगा तब होगा ना। अभी तो उन्होंने एड्रेस नहीं किया। अभी तो उनको एज अ रिस्पोंडेंट उनका हक है कि वो अपनी बात कर सकें। जिस तरह बहुत से केसेस में मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने लाइव स्ट्रीमिंग की इजाजत दी है, तो कोई अमर माने नहीं है कि इसमें हम इजाजत ना दें। इतना इंपॉर्टेंट केस है। इमरान खान साहब जिम्मेदार आदमी है और मेरा ख्याल है वो कोर्ट और केस की प्रोसीडिंग तक अपने आप को महदूद रखेंगे। हाँ, करप्शन के हवाले से जो एक उसूली मौक़िफ़ है, जो एक कानूनी पोजीशन है, जो एक तारीखी पोजीशन है, जो इस्लाम का एक मौक़िफ़ है, जो आइन का एक मौक़िफ़ है, वो तो जिस तरह अदालत में एक वकील या एक मुस्तगीस या एक रिस्पोंडेंट अपना मौक़िफ़ पेश करता है, तारीखी हवाले भी वकला देते हैं, आइनी और इस्लामी पोजीशन भी, कुरान से चीज़ें भी सामने रखी जाती हैं। तो वो तो इमरान खान साहब का हक है कि वो इंसाफ और करप्शन के खिलाफ और इंसाफ के हवाले से जितना कोई उनके पास आर्गुमेंट्स हैं, दलाइल हैं, तो उसका उनको मौका दिया जाए और वो जो बात करें तो पूरी कौम सुने। ठीक है। अच्छा, दो अहम मामला हैं जिन पर अभी फैसले आने हैं। एक तो जाहिर बात है मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस है, उसको अदालत ने देखना है, और दूसरा फिर उससे जुड़ा सेनेट के इंतखाबात वाला मामला है। सेनेट का ऐवान अभी तक नामुकम्मल है, खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर्स इलेक्ट नहीं हुए। इसको तहरीक इंसाफ किस तरह से देखती है और क्या तवक्कुआत क्या हैं आपकी? जमहूरियत का कत्ल है, जमहूरियत पे हमला है। एक सबसे बड़ी जमात से उसका निशान छीन लिया गया। इसको इसी तरह समझ लें कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के चेहरे पे एसिड अटैक हुआ है। ये एसिड अटैक ही है ना, जब आप इतनी बड़ी जमातों से उनके निशान छीनेंगे, इतने बड़े सूबे को आप सेनेट में बैठने नहीं देंगे, हाउस ऑफ फेडरेशन है। फिर बात की जाती है कि आप 71 का हवाला क्यों देते हैं। वो हवाला इसलिए नहीं है, हम सब मुहब्ब वतन पाकिस्तानी। हवाला सिर्फ इस नुक्ता निगाह से है, पॉलिटिकल एंगल के साथ है कि मैंडेट जो है वो उधर आप दें, जो अवाम का मैंडेट है उनको उनका हक दें। अवाम जिनको वोट देती है उनको आप आने दें असेंबलियों में। वो मुहब्ब वतन पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तानी वोट करते हैं जिनको, वो भी मुहब्ब वतन है, जो आते हैं वो भी मुहब्ब वतन है। इस वक्त सेनेट, जिसको हाउस ऑफ फेडरेशन कहते हैं, उसमें एक बहुत ही हसास और बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम इकाई खैबर पख्तूनख्वा, उसकी नुमाइंदगी नहीं है। दूसरी तरफ 50 से 55% ऑफ पॉपुलेशन जो खवातीन पे मुनहसर है, मुश्तमिल है, उनको आपने तहरीक इंसाफ के वोट बैंक, जो सबसे बड़ी जमात अगर है, उसके पीछे भी बहुत बड़ा वोट बैंक है और उसमें आधी से ज्यादा तादाद खवातीन की है। आपने खवातीन को उनका हक ही नहीं दिया, उनको आने ही नहीं दिया। तो ये आपकी डेमोक्रेसी हो गई और ये आपका अदल हो गया और ये आपका इंसाफ हो गया। लेकिन मुझे बताइए, ट्वीट वाला क्या मामला है? ये ट्वीट जो है वो इस पर तहरीक इंसाफ क्या इसको ओन करती है, क्या इससे दूरी इख्तियार कर रही है? ये आप सीनियर रहनुमा हैं, कुछ आपने पूछा होगा कि भाई ये ट्वीट क्या है और किसने की है? देखें, उस पे चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर साहब ने पोजीशन बड़ी वाजे की है कि हर चीज जो है वो सारी मान्यूट डिटेल में इमरान खान साहब के लिए जेल से मॉनिटर करना शायद उतना मुमकिन ना हो। तो उन्होंने इस पे ये भी बात की है कि इसका सिर्फ एंगल पॉलिटिकल है, बाकी माजी में जो हुआ है
वो एक तारीखी हक़ाइक़ हैं, जो एक तारीख का एक बाब है जो सब जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा सिर्फ उसमें से पॉलिटिकल एंगल है, और वो ये है कि कभी भी एक गालिब अक्सरियत जब वोट देती है तो वोट के खिलाफ आप ना जाएं, आप मैंडेट के खिलाफ ना जाएं, मैंडेट को ऑनर करें। बाकी तो जो उस जमाने में हुआ कतर में, जो मुफ्ती बानी का किरदार था, जो हिंदुस्तान का किरदार था, जिस तरीके से उन्होंने अपना मैनिपुलेट किया, हमारे अज़ली दुश्मन ने उसमें बहुत गंदा रोल अदा किया। कुछ हमारी अपनी गलतियां थी, लेकिन दुश्मन ने भी भरपूर फायदा उठाया। तो वो तो एक तारीखी चीजें हैं, वो तो बहस कहीं और चली जाएगी। हमारा तो एंगल सिर्फ पॉलिटिकल है। मेरे ख्याल में तो ये पॉलिटिकल एंगल पे ही ये ट्वीट की गई थी, लेकिन गौर साहब ने इसको क्लियर किया है कि इमरान खान साहब से उन्होंने इसको डिस्टेंस किया है। अच्छा, लेकिन आपके ख्याल में ये मवाजना बनता है कतर के साथ मौजूदा हालात का? नहीं, मौजूदा हालात के साथ तो कतर का ना मवाजना बनता है और ना शेख मुजीब साहब का इमरान खान साहब से मुवाजना बनता है। शेख मुजीब तो बड़ा ही कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है पाकिस्तान की तारीख का। खान साहब तो एक महब वतन पाकिस्तानी है और हमेशा पाकिस्तान को मजबूत करने की, आइन की, कानून की सुप्रीमेसी की, पाक फौज की हमेशा उन्होंने बात की है। तो कोई मवाजना नहीं है इमरान खान साहब का शेख मुजीब से, जमीन आसमान का फर्क। और ये अब FIA ने इस पर तहकीकात करने का कह दिया है। इरफान सिद्दीकी की भी अभी मैं देख रहा था, वो भी आप पर खासी तनकीद कर रहे थे। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या अब इसके ऊपर क्या तहरीक इंसाफ को अपने सोशल मीडिया जो अकाउंट्स है उनसे दूरी इख्तियार करनी पड़ेगी? FIA को तो हुक्म दिया होगा ऊपर से कि जनाब थोड़ा खींच ले, सारा ये कर लें। जरा FIA ने अगर तहकीकात करनी है तो उसकी भी तहकीकात करे ना। जो मजहबी मुनाफरत PTV पे बैठ के सिटिंग मिनिस्टर्स ने एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ फैलाई थी और जिसको बुनियाद बना के उन पे जानी हमला हुआ था, उस शख्स ने वही बात की थी। जरा उस पे भी FIA आए ना। FIA के करने के तो बहुत से काम है, वो भी जरा करे ना कि इमरान खान साहब पे जो हमला हुआ है और उनकी जान को लेने की कोशिश की गई, क्या वजह है कि वो लोग जो है वो छूट गए हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन में FIA का क्या किरदार है। बहुत सी चीजें हैं जो उनको करनी है, बहुत से बाब हैं जो उनको खोलने हैं। क्या उनको सिर्फ अपोजिशन ही नजर आती है? अच्छा, और ये जो धांधली वाला मामला है अभी, क्योंकि बहुत सारे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं, पिटिशनें जो है वो सुनी जा रही हैं, इस कार्रवाई को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मैटर जाए और सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप करे, लेकिन अब जबकि ट्रिब्यूनल्स काम शुरू कर चुके हैं तो आपको लगता है ट्रिब्यूनल्स को वक्त देना चाहिए? आपको कोई उम्मीद है कि यहां पर भी कुछ मामला हल हो सकता है? ये धांधली वाला जो था 8 फरवरी को इंतखाबात में, ट्रिब्यूनल कमेटी ये बड़ी पुरानी गेमें हैं इख्तिदार की बारादरियों में। खान साहब को मैंने मशवरा दिया, उनके गोश गुजार की ये बात उनको याद दहानी दिलाई पिछली मुलाकात में मैंने अडियाला में, कि खान साहब मेरे ख्याल में इन ट्राइब्यूनल से कुछ नहीं निकलेगा। जो 184 टीम की पिटिशन हमारी जानिब से जमा हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस साहब से इस्तिदा करनी चाहिए कि वो उस पर एक्शन लें और 184 के तहत एक जुडिशल कमीशन बने जो उस पूरे इलेक्शन का ऑडिट करे। अगर तो सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे इस पे जुडिशल कमीशन बनता है फिर तो कोई उम्मीद है कि इससे कुछ निकले। अदरवाइज ये ट्राइब्यूनल्स ने तो आपको पता ही है, जिस मामले को आपने सरखाने में डालना हो उसको या किसी कमेटी में भेज दें या ट्राइब्यूनल में भेज दें। ठीक, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। शुक्रिया रहमान साहब। और ट्रिब्यूनल से उन्हें कोई खास उम्मीद नहीं थी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं तो कुछ और खबरों पर बात होगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रफा में इसराइली फौज के पे दर पे हमलों के बाद कोई भी इलाका महफूज नहीं रहा। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक इसराइली फौज ने रफा के गुंजान आबाद जो इलाके हैं वहां पर भी हमले तेज कर दिए। इसराइली फौजियों ने रफा के गुंजान आबाद जो इलाके हैं वहां पर जो है वो बम मारकर रेस्क्यू कार्रवाइयों में भी शरीक जो है वो 2 एहलकारों को हलाक कर दिया, जबकि इसराइल के हमलों में मजीद 37 फलस्तीनी शहीद हुए हैं। अब सूरत हाल यह है कि इमदादी ग्रुप सेव द चिल्ड्रन का कहना है कि आलमी अदालत के हुक्म के
बाद तकरीबन एक हफ्ते में इसराइल ने रफा के महफूज जो करार दिए गए इलाके थे वहां पर भी हमले किए हैं, जहां पर 66 फलस्तीनियों को शहीद किया गया है और इन शोहदा में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। इसराइली फौज ने दावा किया है कि उसने मिस्र के साथ जो गजा बॉर्डर की पूरी पट्टी है उस पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। दूसरी जानब जो रफा की सिचुएशन है वो ये है कि इसराइली फौज को वहां पर मुजाहमत का सामना है और इस दौरान 3 इसराइली फौजियों के मारे जाने की भी तस्दीक हो गई है और इसी के पेश नजर इसराइली वजीर आजम के मशीर ने गजा जंग पूरा साल जारी रहने का कहा है। इसराइली पार्लियामेंट ने फलस्तीनियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जो इमदादी एजेंसी है उसको दहशतगर्द तंजीम करार देने की तजवीज़ की भी मंजूरी दी है और 30 दिन में मकबूजा बैतुल मक़दस के इलाके से उसे निकल जाने का कहा है। अब मकबूजा फलस्तीन के जो मैसूर इलाके हैं गजा में 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली जुल्म और बर्बरियत के नतीजे में शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 36,000 से तजावुज कर चुकी है। आलमी अदालत की जानिब से रफा में ऑपरेशन फौरी बंद करने के अहकाम के बावजूद वहां पर अभी तक इसराइली कार्रवाइयां जारी हैं। ये रफा की जो सूरत हाल है इस वक्त सारी नजरें इसके ऊपर है। क्या वहां पर जो है वो हो रहा है, क्या हो सकता है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जो है वो इस अबू बकर यूनुस साहब मौजूद हैं, सीनियर अरब सहाफ़ी हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि रफा का जो इलाका है ये क्यों इस वक्त जो है वो हॉटस्पॉट बना हुआ है इस पूरी जंग में, एंड जो पैलेस्टीनियंस हैं उनके लिए इस इलाके में यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो किस हाल के अंदर हैं? देखिए, अब ये लोग जो गजा में था, गजा शहर के अंदर था, डिस्प्लेस हो गया और रफा के बाद से, रफा तो एक बॉर्डर एरिया इजिप्ट और फ़लस्तीन के दरमियान में, तो लोग ऐसे हो गया, डिस्प्लेस हो गया गजा से और रफा के पास चला गया, उधर टेंट के अंदर जो ये सारे सिविलियन लोग हैं। लेकिन इसराइली फौज समझता है कि जो फ़लस्तीन है वो इनका टारगेट है। जो भी फ़लस्तीन होगा, बच्चा होगा, लेडी होगा, ज़ईफ बंदा होगा, तो ये इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो गजा से जो है वो रेफ्यूजी होकर इन रफा में आए थे। बिल्कुल इस तरह हो गया। अच्छा। और अभी हमास ने अनाउंस किया कि हम नॉर्थ ऑफ गजा में, हम उधर शमाल गजा में यहूदी के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ हम जंग उधर कर रहा है और इसराइल उधर जंग नहीं कर रहा जैसा हमास के खिलाफ, बल्कि सिविलियन के पास जाता है और सिविलियन को टेंट बम्बार करता है। तो इसका मतलब ये है कि इसराइल अभी इनका ये टारगेट है कि फ़लस्तीनी है जो भी होगा। उन्होंने अभी कोई डिफरेंशिएट नहीं कर रहा कि ये मिलिटेंट है और ये सिविलियन है, सबको खत्म करना चाहिए। सबको एक ही तरह से जो वो देख रहे हैं। लेकिन ये जो इलाका है अब ये इजिप्ट के बॉर्डर के बिल्कुल साथ है, आप मुझे बता रहे थे, और दूसरी तरफ यहाँ पर जो है वो ज्यादा रेफ्यूजीज हैं। इसराइल के लिए इस इलाके की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है? इसराइल अभी वो फ़लस्तीनी मिलिटेंट्स के खिलाफ जंग इतना नहीं लड़ सकता है, क्योंकि जो फ़लस्तीनी मुजाहिद या मिलिटेंट जो आप नेम देना चाहिए, जो मुजाहमत कर रहा है, इनका सोच के ऊपर आ गया। तो इनका इतना इसराइल के पास इतना एडवांस टेक्नोलॉजी वेपन्स है, असलहा है, लेकिन इस असलहा और इस वेपन्स को, इस मुजाहमत को ख़त्म नहीं कर सकता। इसलिए वो ये समझा कि चलो हम सिविलियंस को कत्ल करे, शायद सिविलियंस मिलिटेंट्स को सरेंडर करेगा हमारे लिए। आपके ख्याल में ये मामला जो है वो इतना प्रोलॉन्ग क्यों होता जा रहा है, और क्या इसराइल गजा के बाद, रफा के बाद यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देगा या इससे आगे भी जाएगा? इसराइल इससे आगे भी जा सकता है, क्योंकि किसी कानून को रिस्पेक्ट नहीं करता, ना इंटरनेशनल लॉ रिस्पेक्ट करता, ना यूनाइटेड नेशन को लॉ रिस्पेक्ट करता, और वो खुद बताया कि हमें अभी जो हम करता किसी लॉ के अंदर नहीं होगा। हमारा अपना असलहा है, हमारा अपना फौज है और हम कर सकते जो हमें करना चाहिए। लेकिन आगे आप क्या देख रहे हैं? ये जो रीजनल ममालिक हैं, जो हमसाया ममालिक हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, क्या इनका कोई प्रेशर नहीं है जिसकी वजह से इसराइल की ये कार्रवाइयाँ कम हो या रुक जाएं? मेरा नहीं ख्याल सिर्फ हमसाया ममालिक कुछ कर सकता है, क्योंकि देखिए इसराइल सपोर्ट हर मुल्क से आ गया, यूएस से आया, ब्रिटेन से आया, इटली से आया, फ्रांस से आया, तो सिर्फ हमसाया ममालिक नहीं कर सकता। अभी पूरा इस्लामिक ममालिक आना चाहिए एक डिसीजन के ऊपर कि हमने फ़लस्तीन को आज़ादी करना, हमने फ़लस्तीनी लोग को सेव करना चाहिए, और मस्जिद अक्सा जो मुसलमान का क़िबला अव्वल, उसको आज़ादी करना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें ये इतना प्रोलॉन्ग क्यों हो रहा है? क्या स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं इसराइल के आपके ख्याल में, जिसकी वजह से ये जंग मतलब अक्टूबर से शुरू हुई है और अभी तक जो है वो ऐसा लग रहा है कि इस जंग का कोई इख्तिताम हमें नजर ही नहीं आ रहा, कोई एंडिंग नजर ही नहीं आ रही? इसराइली फौज 3 टारगेट किया, बता दिया पहला कि हमने इस जंग इसलिए चल रहा। नंबर 1, हमने हमास को
ख़त्म करना चाहिए। अच्छा। नंबर 2, हमने जो इसराइली फौज जो हमास ने को कैप्चर किया, हमने उसको करना चाहिए। और नंबर 3, हमने न्यू सेटलमेंट, नया सेटलमेंट गजा के अंदर बनाना चाहिए। तो ये इन 3 टारगेट अभी तक नहीं हुआ, इसलिए जंग खत्म नहीं हुआ। आपको लगता है कि ये जो इलाके हैं, गजा के इलाके हैं और रफा जहां पर अभी भी जो है वो इसराइल कार्रवाई कर रहा है, ये इलाके इसराइल अपने कब्जे में ही रखेगा चाहे वो जंग बंदी हो जाती है? मेरा नहीं ख्याल करता। अच्छा। उन्हें चाहिए, उनका एक टारगेट है कि हम गजा को कैप्चर करें, गजा के हमारा अपना हुकूमत बना दें। लेकिन मेरा ख्याल जो भी स्ट्रगल हो रहा है, जो मुजाहमत हो रहा है गजा फाइटर से, तो मेरा ख्याल ऐसे नहीं हो सकता। और हमास का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? देखिए, हमास एक ग्रुप है फ़लस्तीनी के अंदर, और बाकी ज्यादा ग्रुप भी है, अल जिहाद ग्रुप भी है, हमास भी है, अल फतह भी है। देखिए, ये ग्रुप ज्यादा ऑर्गेनाइज तो हमास है, लेकिन अब हमास को छोड़ दी, फ़लस्तीन का फ्यूचर क्या है? फ़लस्तीन का एक फ्यूचर होना चाहिए कि इसी हालत में रह सकता फ़लस्तीन, क्योंकि आपको बताइए अभी 100 साल के करीब कब्जा के अंदर एक तरीका है कि एक कब्जा को खत्म करे, ऑक्यूपेशन को खत्म करे, इस यहूदी को फ़लस्तीन से निकालेगा। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। ये जो मगरबी ममालिक ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत एज ए स्टेट तस्लीम किया है, आपको लगता है बहुत अनयूजुअल, बहुत गैर मामूली है? देखिए, इससे कोई फर्क पड़ेगा? कौन सा रियासत है, किस चीज का रियासत है? अभी गजा लोग को कत्ल हो रहा, ये कौन सा रियासत है? हम कैसे हो जाएगा रियासत? कब्जे के अंदर रियासत, ऑक्यूपेशन के अंदर रियासत? वैसे ये मुमकिन भी नहीं है, और मेरे ख्याल इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा रीजन में। तो जो फ़लस्तीनी लोग हैं वो, उनके ख्याल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? फ़लस्तीनी लोग का एक टारगेट है कि पूरा मुल्क, पूरा फ़लस्तीन, फ्रॉम रिवर टू द सी, नहर समंदर तक, और मस्जिद अक्सा के साथ आज़ाद होगा तो हमारा मसला खत्म होगा। सिफारती कोशिशें क्यों नहीं कामयाब हो रही, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो हैं? क्योंकि बहुत दफ़ा हमने देखा कि डिप्लोमेसी करीब करीब आई, एक सीज फायर का भी ऐलान हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत ही वो ऐसे मेजर्स हैं कि जो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, जो ज़्यादा देर नहीं चल सके। ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी इसराइल का फौज वो ऑन ग्राउंड काम कर रहा है, तो आप डिप्लोमेटिक अभी एफर्ट्स नहीं इफेक्ट नहीं होगा जब तक कोई आर्मी इसके खिलाफ जंग नहीं ले रहेगा, डिप्लोमेटिक का कोई वैल्यू नहीं होगा। आप ये कह रहे हैं कि इसराइल अभी जंग बंदी नहीं चाहता? नहीं, बिल्कुल वो नहीं चाहता। कोशिश कर रहा है कि हमने जितना फ़लस्तीनियों को ख़त्म कर सकता है ख़त्म करें, और जब तक ये फ़लस्तीनी मुज़ाहमत कर रहा है तो हमने ये जंग चलेगा। रफा के बाद ये जो लोग जो गजा से डिस्प्लेस होकर रफा आ गए, अब रफा के बाद इनके पास क्या कोई ऑप्शन है कहीं जाने की? देखिए, फ़लस्तीनियों का ऑप्शन भी नहीं था पहला। देखिए, अब गजा आपने पूरा फ़लस्तीन को कब्जा किया और गजा को फ़लस्तीनियों के लिए दे दिया, और 17 साल से गजा मुहासरा के अंदर, ये तो कोई ऑप्शन नहीं था ना फ़लस्तीनियों के लिए, इसलिए हमने 7 अक्टूबर लॉन्च किया फ़लस्तीन में। देखिए, आपने 17 साल से 2.5 मिलियन लोग को कब्जा के अंदर किया, और मुहासरा के अंदर 2.5 मिलियन लोग जो हैं वो कब्जे के अंदर थे। बिल्कुल। अच्छा। मुहासरा के अंदर ना कोई पानी जा सकता है, ना बाहर रख सकता है, ना कोई फूड आइटम जा सकता है, ना यहूदी परमिशन के बगैर। तो ये कौन सा सूरत हाल है? तो एक प्रिजन बनाया उन्होंने, एक जेल बनाया फ़लस्तीनियों के लिए। अच्छा। तो जाहिर हमने हमला करेगा, और जाहिर हमने इस जेल को जरूर यानी ब्रेक करेगा। ठीक। अबू बकर यूनुस साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अरब सहाफ़ी अबू बकर यूनुस रफ़ा की सूरत हाल के हवाले से जो है वो बता रहे थे, और इस सूरत हाल पर अपना तज्ज़िया दे रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा के साबिका कबायली इलाकों और जो जब्तशुदा अजला हैं, वहाँ पर गुज़िश्ता कुछ दिनों में शिद्दत पसंदों की जानिब से लड़कियों के 3 स्कूल तबाह करने के वाक़यात पेश आए। इस सिलसिले का पहला वाक़या 9 मई को शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शिवा में पेश आया, जहाँ लड़कियों के एक निजी स्कूल को आग लगा दी गई। 17 मई को फिर जनूबी वज़ीरिस्तान में बच्चियों के एक स्कूल को बम धमाके से उड़ा दिया गया, और कल शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मक में बच्चियों के एक और मिडिल स्कूल को जला दिया गया। इसी स्कूल पर मार्च के महीने में भी फायरिंग की गई थी। इन वाक़यात के बाद वफाकी वज़ारत तालीम ने पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी को खत लिखकर तशवीश का इजहार किया और इन वाक़यात की रोकथाम के लिए मुश्तरका टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़ दी है। लड़कियों के स्कूल्स पर हालिया हमलों को आलमी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, तो दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी इदारे भी इनकी मजम्मत कर रहे हैं। याद रहे कि पख्तूनख्वा के साबिका कबायली इलाकों में खवातीन की शरह खानदगी महज 7.8% है। बैनुल-अक़वामी जरीदे दी इंटरप्रेटर के मुताबिक 2007 से 2017 तक दहशत गर्दों ने कबायली इलाकों
में लड़कियों के 1100 से ज्यादा स्कूल जो है वो तबाह किए थे। इन इलाकों में बच्चियों को तालीम के हसूल में मुख्तलिफ समाजी और मुआशी मुहरकात की वजह से पहले ही शदीद रुकावटों का सामना है। ऐसे में वहाँ मौजूद स्कूल्स को शिद्दत पसंदों की तरफ से हदफ बनाकर तालिबात और उनके वालिदैन में खौफ हरास फैलाने से बच्चियों को हसूल तालीम में मजीद मुश्किलात पेश आ सकती हैं। तालीम हर बच्चे का और बच्ची का बुनियादी हक है और तालीम के मौक़ों तक दस्तियाबी और उन तक महफूज रसाई देना रियासत की जिम्मेदारी है। हुकूमत को चाहिए कि वह हर मुमकिन कोशिश करे, इस बात को यकीनी बनाए कि अस्करियत पसंदी की जद में मौजूद इन इलाकों में बच्चियों की जो तालीम है उसके हसूल में कोई भी मुश्किल ना आए और उसको कोई भी शिद्दत पसंद अनासर जो हैं वो इसको सबूताज ना कर सकें और वो सूरत हाल रिपीट ना हो जो 2007 के बाद हमने देखी कि जब बच्चों और बच्चियों के स्कूल्स को जो है वो टारगेट किया जाता था। अभी भी हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इन वाक़यात का नोटिस ले और जितना जल्दी हो सकता है एक्शन ले ताकि मुस्तकबिल में इन वाक़यात से बचा जा सके। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान अमानत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।